हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री वीडियो लेक्चर सीरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का। जैसे अभी तक केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग शुरू में पढ़े थे लेविस थ्योरी, फिर हम लोग पढ़े वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भी कुछ कुछ लिमिटेशंस है। जैसे एक दो लिमिटेशंस आप लोगों को हम ब्रीफ करते हैं जिसके वजह से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जरूरत पड़ा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था क्या कि इलेक्ट्रॉन्स दो तरह का होता है। एक को हम लोग कहते हैं शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स, और एक होता है अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर्स। जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग कहते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग कहते हैं नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, जो कि बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता है। ठीक है, अगर कभी भी किसी मॉलिक्यूल में पैरामैग्नेटिज्म या डायामैग्नेटिज्म चेक करना हो कि कौन सा स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, कौन सा स्पीशीज डायामैग्नेटिक है, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार क्या होता था तरीका कि आप उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो, उस पूरे स्पीशीज में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स काउंट कर लो। अगर वो इवन हुआ तो फिर वो मॉलिक्यूल हो जाएगा डायामैग्नेटिक, यानी कि उसमें सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होगा। देखो, जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है यानी कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो तो पहले से ही पेयर्ड है बिकॉज दो इलेक्ट्रॉन मिलकर के एक बॉन्ड बनता है। और जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, जो कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, वो लोन पेयर के फॉर्म में होता है। अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो वो लोन पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है तो वैसे केस में वो स्पीशीज हो जाएगा डायामैग्नेटिक। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो वैसे केस में क्या होगा, एक ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जो कि अनपेयर्ड होगा, अकेला बैठा होगा, और वो मजबूरी में अकेला बैठा होगा क्योंकि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑड है तो वैसे केस में सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड नहीं हो सकता है। तो वैसे स्पीशीज को हम लोग नाम दिए थे पैरामैग्नेटिक। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी बड़ा सिंपल फंडा में चल रहा था कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन हो गया तो डायमैग्नेटिक, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हो गया तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, पैरामैग्नेटिक का मतलब एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और डायमैग्नेटिक का मतलब सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड। तो ऑड इवन से हम लोग पहचान लेते थे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कि कौन पैरामैग्नेटिक होगा और कौन डायमैग्नेटिक होगा। अब पैरामैग्नेटिक स्पीशीज का एक प्रॉपर्टी होता है, उसका एक फीचर होता है। कैसा कैरेक्टरिस्टिक वो शो करता है कि कहीं पर भी अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा तो अगर कोई स्पीशीज पैरामैग्नेटिक हुआ तो वो उस मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्ट होगा। ठीक है, इस बात को नोट डाउन करेंगे आप कि पैरामैग्नेटिक स्पीशीज जितना भी होता है दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड से वो अट्रैक्ट होगा। बहुत ज्यादा अट्रैक्शन का पावर नहीं होगा, फोर्स नहीं होगा, लेकिन फिर भी अट्रैक्शन होगा। और अगर कोई स्पीशीज डायामैग्नेटिक है तो वैसे केस में वो मैग्नेटिक फील्ड से थोड़ा रिपेल होगा। तो वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड इफ द स्पीशीज इज डायमैग्नेटिक। इसका रीजन आप लोग फिजिक्स में पढ़ेंगे, वहां पे कुछ मैग्नेटिक कपल बनता है जिसके वजह से ये रिपल्शन या अट्रैक्शन होता है। तो पैरामैग्नेटिक विल बी वीकली अट्रैक्टेड एंड डायमैग्नेटिक विल बी वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ये उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ऑड इवन से हम लोग ऐसे थियोरेटिकली पहचानते थे, और अगर एक्सपेरिमेंटली बात करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड से अट्रैक्शन या रिपल्शन से पता चलता था कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक है। लेकिन कुछ ऐसा स्पीशीज मिला जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है। अच्छा, एक बात हमेशा गौर से ध्यान रखना, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हुआ तो वो पक्का पैरामैग्नेटिक है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, हो भी नहीं सकता। आप लॉजिकली सोचो, मैथमेटिकली सोचो, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड हुआ तो पक्का एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होगा ही होगा, और अगर वो अनपेयर्ड हुआ तो इन दैट केस वो पैरामैग्नेटिक हो गया। तो अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑड है तो वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, इसमें कहीं कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन ऐसा पाया गया कि कुछ ऐसा स्पीशीज है जिसमें कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन है। एक बड़ा फेमस सा एग्जांपल है इसमें O2, ऑक्सीजन। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन होने के बावजूद जब इसको मैग्नेटिक फील्ड वाले रीजन में भेजा गया तो वो वीकली अट्रैक्ट हो गया। वीकली अट्रैक्ट होने का मतलब है कि वो कैसा कैरेक्टरिस्टिक शो किया, पैरामैग्नेटिज्म शो किया। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इवन था तो थियोरेटिकली तो सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होना चाहिए, लेकिन क्योंकि वो मैग्नेटिक फील्ड से वीकली अट्रैक्ट हुआ तो वो कैसा बिहेवियर शो किया, वो शो किया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड था तो वो डायमैग्नेटिक होना चाहिए था, लेकिन वहां पे अट्रैक्शन के वजह से वो शो किया पैरामैग्नेटिज्म। तो इस चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि किसी किसी स्पीशीज में इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद
वो डायामैग्नेटिक नहीं बल्कि पैरामैग्नेटिक होता है एंड दे आर वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। फॉर एग्जांपल O2 पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का होता है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। तो इस चीज को VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए, जिसका हम लोग एक्सप्लेनेशन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखेंगे, ठीक है। एक और लिमिटेशन जो अपने काम का लिमिटेशन है, इन सिलेबस लिमिटेशन है, एज सच तो VBT का और भी लिमिटेशन है, बट हम लोग के सिलेबस में जो लिमिटेशन है, तो एक दूसरा लिमिटेशन है। आप याद कीजिए वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जब हम लोग दो एटम के बीच में बॉन्ड बनाते थे, तो आपको याद होगा कि पहला बॉन्ड जो बनता था वो होता था सिग्मा, दूसरा बॉन्ड अगर डबल बॉन्ड है तो दूसरा बॉन्ड पाई, और तीसरा बॉन्ड अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो भी वो भी पाई, ठीक है। यानी कि अगर दो एटम के बीच में बॉन्ड बना हुआ है तो ये बात तो एकदम पक्का है कि उसमें सिग्मा बॉन्ड तो हो गई। अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा, डबल है तो फिर वहां पे पाई का एंट्री होगा, लेकिन सिग्मा बॉन्ड का होना एकदम जरूरी था, ठीक है। लेकिन किसी किसी केस में ऐसा पाया गया, फॉर एग्जांपल C2 वाले केस में दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है और दोनों बॉन्ड पाई होता है, यानी कि सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। तो ऐसा भी स्पीशीज पाया गया जिसमें कि दो एटम आपस में बॉन्डेड है और सिग्मा बॉन्ड है ही नहीं, सिर्फ पाई बॉन्ड है। तो ये तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर पाया था। तो दीज आर सम लिमिटेशंस, दो लिमिटेशन आप लोगों को बताए हैं, इतना ही हम लोग के स्कोप में, जिसके वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का भी एक अपग्रेडेशन का जरूरत पड़ा, ठीक है। और वो अपग्रेडेशन क्या है? वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोगों के सिलेबस में जो है वो बड़ा लिमिटेड है। हम लोगों को सिर्फ पढ़ना है डाई एटॉमिक स्पीशीज में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 या उससे कम है, यानी कि बहुत छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। O2, F2, N2, CO, CN, NO, है ना। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स के बारे में ही बात करेंगे सिर्फ, ठीक है। सेकेंड पीरियड का एलिमेंट्स इन्वॉल्व होगा और सिर्फ डाई एटॉमिक स्पीशीज, ट्राई एटॉमिक भी नहीं, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा उस स्पीशीज में? 2, और सारा का सारा स्पीशीज विल बिलोंग टू सेकेंड पीरियड और फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड में तो खैर हाइड्रोजन और हीलियम है सिर्फ, तो फर्स्ट पीरियड और सेकेंड पीरियड, इसका हम लोग बात करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग डिवाइड किए थे, दो तरह का इलेक्ट्रॉन था। एक इलेक्ट्रॉन था बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और एक था नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स विच मींस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर किसी एटम में जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन पे सिर्फ उस एटम का हक नहीं है, उस पे दोनों का हक है। जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें उन दोनों एटम का हक है जिसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है। लेकिन जो अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यानी कि लोन पेयर, उस पे तो सिर्फ उसी एटम का हक है जिसका वो लोन पेयर है। यानी कि कुछ इलेक्ट्रॉन होगा जिसपे दोनों एटम का हक होगा, जो दोनों के न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस में होगा, अट्रैक्शन में होगा, और कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होगा जो कि सिर्फ किसी एक एटम के न्यूक्लियस के इंटरेक्शन में होगा, उसको हम लोग बोलते थे लोन पेयर, वो उसका अपना इलेक्ट्रॉन है, यानी कि अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक चेंज है। पहले तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो भी तरीका हम लोग लगाने वाले हैं एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल, उस पूरे मेथड का नाम होता है लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, LCAO। सिर्फ नाम ध्यान रखना है, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ कुछ ऐसा ट्रीटमेंट करेंगे कि उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी फिट हो जाए और वो मॉलिक्यूल में पार्टिसिपेट करे, यानी कि एटम के ऑर्बिटल को हम लोग शिफ्ट करने वाले हैं मॉलिक्यूल के ऑर्बिटल में, ठीक है। एटम का अपना ऑर्बिटल, अब उसको चेंज करेंगे, जब वो मॉलिक्यूल फॉर्म करेगा तो एटम के अपने ऑर्बिटल का कोई सिग्निफिकेंस नहीं होगा, कोई आइडेंटिटी नहीं होगा, यानी कि पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का जो ऑर्बिटल होगा, तो ये जो ट्रांसफर होता है, ये जो चेंज होता है फ्रॉम एटॉमिक ऑर्बिटल टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, दिस इज डन थ्रू अ प्रोसेस व्हिच इज कॉल्ड लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, ठीक है। तो हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होता क्या है। जैसे कोई एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए N2 है, नाइट्रोजन N2। तो N2 में आप लोग उसका स्ट्रक्चर थोड़ा इमेजिन भी कर पा रहे होंगे या कॉपी में बना भी सकते हैं। N2 में दोनों नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। और ट्रिपल बॉन्ड का मतलब कि टोटल 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि शेयर्ड पेयर है, और वो दोनों नाइट्रोजन एटम के न्यूक्लियस के इंफ्लुएंस में है, और दोनों नाइट्रोजन के एटम के पास एक एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि उसका अपना है। उस लोन पेयर को उस एटम से कोई मतलब नहीं है, इस लोन पेयर को इस एटम से कोई मतलब नहीं है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में थोड़ा चेंज है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम लोग डिवाइड करते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स
और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। ध्यान रखना वीबीटी में क्या था, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बना रहा है वो बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन जो चुपचाप बैठा हुआ है वो नॉन बॉन्डिंग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो जो बॉन्ड बना रहा है और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स वो जो बॉन्ड तोड़ रहा है। अंतर समझ में आ रहा है? वीबीटी में जो नॉन बॉन्डिंग था वो चुपचाप बैठा हुआ था, वो कुछ नहीं कर रहा था, लेकिन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में बॉन्डिंग वाला तो बॉन्ड बना रहा है, लेकिन एंटी बॉन्डिंग वाला चुपचाप नहीं बैठा है, एंटी बॉन्डिंग वाला बॉन्ड को तोड़ने का काम कर रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कितना टाइप का हो गया, यहां वहां भी दो था, यहां भी दो है। कॉमन क्या है, बॉन्डिंग दोनों जगह है। वहां पे एक था नॉन बॉन्डिंग, इसको हम लोग लोन पेयर भी बोलते थे, यहां पर हो जाएगा एंटी बॉन्डिंग जो बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। ठीक है, अब जैसे N2 के मॉलिक्यूल में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना था, N2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स था 14। ठीक है, तो यहां मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में होगा क्या कि वो 14 इलेक्ट्रॉन्स जितना भी है उसमें से कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम का एक्सक्लूसिव नहीं होगा, वो पूरा इलेक्ट्रॉन्स यानी 14 इलेक्ट्रॉन वो N2 के मॉलिक्यूल का होगा। यानी कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में वंस अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड, वंस N2 इज फॉर्म्ड, अब हम लोग बात ही नहीं करेंगे कि वहां पे दो नाइट्रोजन का एटम है, दो अलग अलग नाइट्रोजन का एटम नहीं है, वो एक N2 है, ये एक मॉलिक्यूल है पूरा। तो उसमें जो भी 14 इलेक्ट्रॉन्स है वो पूरा का पूरा 14 इलेक्ट्रॉन उस N2 मॉलिक्यूल का है। उसमें अलग अलग नाइट्रोजन का तो कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, वहां पे अपीयरेंस भी नहीं है, तो इसीलिए पूरा इलेक्ट्रॉन वो किसका है, वो N2 मॉलिक्यूल का है। तो ये पहला पॉइंट है कि जितना भी इलेक्ट्रॉन्स है दोनों एटम को मिला दो, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो अब किसी एक पर्टिकुलर एटम का नहीं है, वो सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उस पूरे मॉलिक्यूल का है। ठीक है, यानी कि आपको अगर बोला जाए कि ये 14 इलेक्ट्रॉन इस 14 इलेक्ट्रॉन में कौन सा इलेक्ट्रॉन किसका है, तो कोई किसी का नहीं है, ये 14 इलेक्ट्रॉन N2 का है, वहां पे अलग से नाइट्रोजन एटम कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ये एक चेंज है, एक ट्रांसफर है, वीबीटी और एमओटी में एक चेंज हुआ। डिफरेंस है कि वहां पर मॉलिक्यूल बनने के बाद भी अपना अपना इलेक्ट्रॉन होता है, यहां पे अपना अपना कुछ नहीं है, जो इलेक्ट्रॉन है वो पूरा का पूरा मॉलिक्यूल का है। ठीक है, तो जब यहां पर बॉन्ड बनता है, इन केस ऑफ N2 बॉन्ड बन रहा है, एक नाइट्रोजन आया दूसरा नाइट्रोजन आया, तो ये लोग क्या करता है कि पहले सारा इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ठीक है, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन निकाल लो, बिकॉज अब वो ना इसका है ना इसका है, पूरे मॉलिक्यूल का है, तो वो 14 को निकाल के अलग रख लो। अब क्या करो, इस नाइट्रोजन का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है जिसमें से आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल चुके हैं और निकाल के रख चुके हैं, उसका एटॉमिक ऑर्बिटल इस नाइट्रोजन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स करेगा। तो कौन कौन सा एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स करेगा, अपना अपना वाला, सेम कैटेगरी वाला, सेम बिरादरी वाला। यानी कि इसका अगर 1s आया है इस नाइट्रोजन एटम का, तो इस नाइट्रोजन एटम का भी 1s आएगा, और ये दोनों 1s वाला ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इंटरमिक्स करेगा। वहां पर क्या होता था, विद इन एटम जो ऑर्बिटल्स होता था वो आपस में इंटरमिक्स करके बनाया था हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर क्या हो रहा है, इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, इस एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल, सेम एटॉमिक ऑर्बिटल 1s 1s, ठीक है, ये आपस में इंटरमिक्स करेगा। तो दो ऑर्बिटल जब इंटरमिक्स कर रहा है तो बनेगा दो नया ऑर्बिटल। वहां पे उस ऑर्बिटल का नाम था हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहां पे उस ऑर्बिटल का नाम होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे यहां पे देखिए कुछ ऐसा होगा, मान लीजिए एक एटम का ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल आया, देखो खाली एटॉमिक ऑर्बिटल क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हम रख चुके हैं किनारे निकाल करके पूरा, और ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का 1s ये आया इंटरमिक्स करने के लिए। अब दोनों का जब 1s है और दोनों सेम एटम है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन, तो उनका एनर्जी देखो एकदम सेम होगा, एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में दोनों लाई कर रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करके दो नया ऑर्बिटल बनाएगा, और उन दोनों ऑर्बिटल का नाम होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, जिसमें से एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जिसका एनर्जी इन दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल से कम होगा। देखो एनर्जी कम है, नीचे चला गया, यानी कि ज्यादा स्टेबल है वो। और एक ऐसा ऑर्बिटल होगा जिसका एनर्जी इन दोनों ऑर्बिटल से ज्यादा होगा, देखिए ऊपर चला गया। तो जिसका एनर्जी कम होगा उसका हम लोग नाम दिए हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी कि इस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन आने वाला है वो काम करेगा बॉन्ड बनाने का। ठीक है, और इसका नाम क्या लिखेंगे हम लोग, तो अगर ये 1s है और ये भी 1s है तो इस बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का नाम होता है सिग्मा 1s। ठीक है, सिग्मा इंडिकेट्स कि वो बॉन्डिंग है।
और बॉन्डिंग में आप लोगों को तो पता ही है 1s ऑर्बिटल जो होता है वो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बना सकता है, s ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड बना नहीं सकता है, तो इसीलिए सिग्मा यानी कि बॉन्ड बनेगा इसमें कैसा सिग्मा, और 1s वाला बना रहा है इसमें सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो ये हो गया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यही दोनों ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके जो एंटी बॉन्डिंग बनाएगा यानी कि हायर एनर्जी वाला बनाएगा उसका नाम होगा सिग्मा स्टार 1s। जैसे ही स्टार लग गया ना इसका मतलब कि वो एंटी बॉन्डिंग है, वो बॉन्ड को तोड़ने का काम करने वाला है। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा? सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा सिग्मा बॉन्ड तोड़ेगा? जो 1s के ओवरलैप से बना है, वो वाला 1s के इंटरमिक्सिंग से बना है, वो वाला एंटी बॉन्डिंग हुआ और वो बॉन्ड तोड़ने का काम करेगा। तो कॉन्ट्रास्ट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में क्या था? एक ही एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है वो आपस में इंटरमिक्स करके बना रहा था वहां पर हाइब्रिड ऑर्बिटल। यहां पर दो अलग अलग एटम है, मतलब एक मॉलिक्यूल का जो अलग अलग एटम है उसका एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करके बना रहा है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। वहां पे जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता था उन सब का एनर्जी सेम होता था, लेकिन यहां जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है उसका एनर्जी अलग अलग है। जिसका एनर्जी कम है उसका नाम हुआ बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और जिसका एनर्जी ज्यादा हुआ उसका नाम हुआ एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये जो हम फोटो बनाए हैं ये बना है होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल का। होमोन्यूक्लियर का मतलब O2 N2 F2 यानी कि दोनों एटम सेम है, वैसा मॉलिक्यूल। तो इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये दोनों 1s जो है ये एक ही लाइन में लाई कर रहा है, इन दोनों का एनर्जी सेम है। अगर हम लोग बात करते हैं हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल का यानी कि दोनों एटम अलग अलग है, बात तो करना है डाइएटॉमिक का ही, लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर है दोनों एटम अलग अलग है तो वैसे केस में आप देखो जो एटॉमिक ऑर्बिटल आप लेकर के आए, ऑब्वियसली अगर ये वाला 1s है तो ये वाला भी पक्का 1s होगा, यानी कि एकदम जो सेम ऑर्बिटल है दोनों का, सेम सबशेल सेम ऑर्बिटल, वही दोनों इंटरमिक्स करने वाला। यहां 1s तो वहां 1s, यहां 2s, यहां 2s, यहां 2px तो वहां 2px, वैसा। ठीक है, लेकिन यहां पर क्योंकि हेट्रोन्यूक्लियर है तो इन दोनों ऑर्बिटल को आप देखिए इनका एनर्जी सेम नहीं है, इनका एनर्जी अलग अलग है, एक का हायर एनर्जी एक का लोअर एनर्जी, इस तरीके से होगा बिकॉज एटम अलग अलग है। लेकिन फिर से ये दोनों आपस में इंटरमिक्स करेगा और जिसका एनर्जी इन दोनों से कम होगा उसका नाम हो जाएगा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। फिर से इस पे हम लोग लिखेंगे सिग्मा 1s क्योंकि ये दोनों 1s है, और जिसका एनर्जी ज्यादा होगा उसको हम लोग कहेंगे सिग्मा स्टार 1s, एंड दिस इज एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विथ एनर्जी हायर देन दोज एटॉमिक ऑर्बिटल। ओवरऑल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगेगा, यानी कि इसका एनर्जी प्लस इसका एनर्जी विल बी इक्वल टू ये दोनों ब्लू वाले का एनर्जी, सेम गोज विद दिस केस आल्सो। लेकिन अब जो ऑर्बिटल बना है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल उसका एनर्जी सेम नहीं होगा, कम एनर्जी वाले को बोलेंगे बॉन्डिंग और ज्यादा वाले को बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग क्या करता है? बॉन्ड को बनाने का काम करता है, और एंटी बॉन्डिंग बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। एक बार ये सारा, यहां पर तो हम सिर्फ 1s दिखाए ना, वैसे ही 2s के साथ होगा, 2px 2py 2pz सबके साथ होते जाएगा। एक बार सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाए उसके बाद ये जो झोला में हम सारा इलेक्ट्रॉन्स निकाल करके रखे हुए थे पहले से 14 इलेक्ट्रॉन्स, अब उसमें हम भरना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, जिसको हम लोग देखेंगे अभी थोड़ा देर में। ठीक है, तो ये वाला चीज क्लियर होना चाहिए। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो भी काम हो रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हो रहा है या उसके इंटरमिक्सिंग के बाद हाइब्रिड में हो रहा है, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो भी इलेक्ट्रॉन फील होता है वो किस में होता है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में होता है, और वो इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम का है ही नहीं, बिकॉज अलग अलग एटम का कोई अस्तित्व, कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे मान लीजिए एक डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है AB, जिसमें A का जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग के लिए आ रहा है उसका वेव फंक्शन है साई A, जो कि हम लोग क्वांटम मॉडल से निकाल के लाए हैं, और जो दूसरा एटम है B उसके एटॉमिक ऑर्बिटल का वेव फंक्शन है साई B। ये वही दोनों ऑर्बिटल है जो आपस में इंटरमिक्स होने के लिए आने वाला है और उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनने वाला है। तो जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा इन दोनों के इंटरमिक्सिंग से, उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा साई A प्लस साई B का होल स्क्वायर। जैसे आप देखिए अगर ये वेव फंक्शन है उस ऑर्बिटल का साई A तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है साई A स्क्वायर, और B वाले का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होता है साई B स्क्वायर। लेकिन जब बॉन्डिंग बनता है तो वैसे केस में उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी हो जाएगा साई A प्लस साई B का होल स्क्वायर, जो कि साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर, ये जो सम है उससे बड़ा है ये वैल्यू, क्योंकि इसको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो आएगा साई A स्क्वायर प्लस साई B स्क्वायर प्लस 2 साई A साई B।
और इंडिविजुअली इसके प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को अगर आप ऐड करोगे तो आएगा साई ए स्क्वायर प्लस साई बी स्क्वायर। तो वो जो 2 साई ए साई बी है वो टर्म ज्यादा है इस केस में, तो इसलिए बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जब आप इंटरमिक्स करते हैं तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के मिलने का चांस ज्यादा होता है, उसका प्रोबेबिलिटी इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, वहीं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में देखो तो उसका प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का वैल्यू होता है साई ए माइनस साई बी का होल स्क्वायर, यानी कि वो दोनों के इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के सम से कम निकल के आएगा, क्योंकि इसको एक्सपैंड करोगे तो वहां पे -2 साई ए साई बी वाला टर्म आएगा। यानी एंटी बॉन्डिंग वाले केस में जिस एरिया में ओवरलैप होता है, जिस रीजन में ओवरलैप होता है, वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का टेंडेंसी प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी भी डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, जैसे इधर आप ग्राफ से भी समझ सकते हैं वो चीज को, और इस फिगर से भी समझते हैं। पहले ग्राफ को देखते हैं। मान लीजिए कि ये ऊपर वाला ये वेव फंक्शन कर्व है साई ए का और दूसरा वाला वेव फंक्शन कर्व है साई बी का। तो जो बॉन्डिंग वाला है उसका वेव फंक्शन क्या बनेगा, साई ए प्लस साई बी, यानी कि इन दोनों कर्व को आप ऐड कर देंगे तो ये वाला कर्व निकल के आएगा, जिसपे आप देखिए इसका पीक हो या उसका डेप्थ हो, उसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज कर गया है, यानी कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी उसका बढ़ जाएगा। वेयर एज एंटी बॉन्डिंग में होता है साई ए माइनस साई बी, यानी कि ये कर्व माइनस ये वाला कर्व, क्योंकि ये दोनों अलग अलग कर्व हम बनाए हैं, हेट्रो न्यूक्लियर स्पीशीज लिए हैं, तो इसीलिए साई ए माइनस साई बी करने पर भी कुछ थोड़ा सा कर्व निकल करके आ रहा है, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड बहुत छोटा है। अगर वहीं ये होमोन्यूक्लियर डायटोमिक होता, यानी कि ए बी नहीं A2 जैसा या B2 के जैसा, तो वैसे केस में साई ए और साई बी का कर्व का एम्पलीट्यूड सेम होता, तो साई ए प्लस साई बी तो अच्छा खासा बड़ा हो जाता, लेकिन साई ए माइनस साई बी वाला कर्व फ्लैट हो जाता, जीरो हो जाता वैसे केस में। ठीक है, तो ये कर्व से हम लोग को समझ में आ रहा है कि बॉन्डिंग वाले में प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बढ़ेगा और एंटी बॉन्डिंग में डिक्रीज करेगा। अब आप ऑर्बिटल डायग्राम से देखो, मान लीजिए कि 2 p ऑर्बिटल एक दूसरे के पास आ रहा है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। ये एक p ऑर्बिटल है, ये दूसरा p ऑर्बिटल है, आ रहा है ये सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, क्योंकि आपको दिख रहा है इसका जो अलाइनमेंट है वो अलोंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस है, तो बनाएगा तो सिग्मा बॉन्ड। और ये प्लस माइनस इंडिकेट करता है कि इस लोब का जो वेव फंक्शन है वो पॉजिटिव है और इस लोब का वेव फंक्शन नेगेटिव है। ध्यान रखिएगा, वेव फंक्शन यानी साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता है। ठीक है, ये मतलब ये वाला पार्ट जो है वो कर्व के ऊपर है, वाई एक्सिस पॉजिटिव वाई एक्सिस में है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस में। सिमिलरली इस p ऑर्बिटल का जब हम लोग बना रहे हैं वेव फंक्शन, तो इस लोब का वेव फंक्शन पॉजिटिव है और इस लोब का वेव फंक्शन नेगेटिव है। तो जब दोनों पॉजिटिव वाला आकर के एक दूसरे से ओवरलैप करता है, तो वैसे केस में इस इंटरमिक्सिंग की वजह से बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये एक 2p आया, ये एक p ऑर्बिटल आया, ये दूसरा p ऑर्बिटल आया, ये दोनों का जो ओरिएंटेशन है ये बनाने वाला है बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का फोटो कुछ ऐसा बनेगा। तो आपको दिख रहा है जिस रीजन में ये दोनों एक दूसरे से ओवरलैप कर रहा है वहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी इंक्रीज कर गया, इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी बढ़ गया, वो वाला रीजन और बड़ा हो गया। तो ये बना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और क्योंकि इसको बाइसेक्ट करने वाला कोई प्लेन नहीं है जहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो हो जाए, तो यहां पर नोडल प्लेन हो गया जीरो, यानी कि नंबर ऑफ प्लेनर नोड्स जीरो। अगर हम लोग ये दूसरा केस देखें जहां पे ये पॉजिटिव वेव फंक्शन वाला नेगेटिव के सामने आ गया है और ओवरलैपिंग कर रहा है, तो आपको भी पता है अगर कोई पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट के साथ अगर इंटरमिक्सिंग करेगा तो कैंसिल आउट करेगा एक दूसरे को, और वैसे केस में जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो कैसा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। तो इस एंटी बॉन्डिंग में आप देखिए जो ये ओवरलैपिंग वाला रीजन है, इंटरमिक्सिंग वाला रीजन है, वहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी डिक्रीज कर गया है, इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी कम हो गया, ये वाला लोब्स छोटा हो गया है बल्कि। ठीक है, तो वैसे केस हम लोग बोलते हैं उसको एंटी बॉन्डिंग। और यहां पे आपको गौर से दिखेगा कि इस पूरे, ध्यान रखना ये 2 ऑर्बिटल नहीं है, जैसे ये 2 अलग अलग ऑर्बिटल है, लेकिन ये दोनों जब इंटरमिक्सिंग किया तो जब ये दोनों का पॉजिटिव वेव फंक्शन एक दूसरे के सामने था तो ये बनाया एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और इस केस में ये बनाया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो ये पूरा एक ही ऑर्बिटल है, ठीक है, जिसके बीच में बाइसेक्ट करने वाला एक प्लेन आपको दिख रहा होगा, जिसके अलोंग अगर हम प्लेन खींचे तो वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी जीरो है। तो यहां पे हो गया नोडल प्लेन 1। तो ये दोनों केस हुआ सिग्मा ओवरलैप वाला, यानी कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड सिग्मा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब हम लोग एक केस देखते हैं पाई वाला। जैसे मान लीजिए 2 p ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ इस तरीके से पैरेलल आ गया, तो आपको पता है यहां पे पाई बॉन्ड बनता है।
जब ये प्लस प्लस एक दूसरे के सामने है तो वहां पे बॉन्डिंग बनेगा, और जो रीजन है ओवरलैप होने का, उस रीजन में आप गौर से देखो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी बढ़ गया है, यानी कि यहां पे ठीक ठाक पार्ट है जहां पर इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी मिलने का हाई है। तो ऐसा शेप बनता है बॉन्डिंग का, पाई बॉन्डिंग का, यानी कि पाई बॉन्ड बन रहा है, उसका बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है ऐसा शेप का, जिसमें कि बाइसेक्ट करने वाला आपको दिख रहा है एक नोडल प्लेन है जो ऐसे बीच से पार हो रहा है, ये वाला पार्ट जो बाइसेक्ट भी कर रहा है और जहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 भी है। और अगर ऐसा केस हो कि पॉजिटिव वाला लोब नेगेटिव के सामने एंड वाइस वर्सा ऐसा हो जाए, तो वहां पर बनेगा एंटी बॉन्डिंग, यानी कि जो ओवरलैप्ड रीजन है वहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी और कम हो जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि ये वाला रीजन जो कि इलेक्ट्रॉन ओवरलैपिंग वाला रीजन है, यहां पर इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी गायब हो गया है। ये दोनों लोब एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चला गया है, रिपेल होने की जैसा। और ये वाला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा, ये नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल के जैसा कुछ फोटो बना है। तो ये हो गया एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विच इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ पाई ओवरलैप बिटवीन अपोजिट वेव फंक्शंस, ठीक है। और यहां पे आपको दिख रहा होगा इसको बाइसेक्ट करने वाला दो प्लेन है जहां पर कि इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी 0 है, एक ऐसा और एक ऐसा। तो इस केस में हो जाएगा नोडल प्लेन 2, ठीक है। देखो थोड़ा सा ये वाला जो पार्ट है कि बॉन्डिंग जब बनता है या एंटी बॉन्डिंग जो पार्ट बनता है, ये बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होता है कि इस तरह का लोब क्यों छोटा हो गया है, जबकि दिखने को दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी कम हुआ है इसलिए लोब छोटा हुआ है, वहां पे इलेक्ट्रॉन का मिलने का प्रोबेबिलिटी कम है। फिर कई बार ऐसा लगता है इस तरह का शेप क्यों बन गया है, ठीक है। तो कोशिश करो ये चीज कि जो भी पार्ट आप लोग को पढ़ाए हैं वो आप ध्यान में रखिए, बिकॉज हम पहले भी रिपीट किए हैं कि जितना पार्ट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा समझने में, एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएगा वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा। यानी कि अगर एग्जाम में इस पार्ट से कुछ क्वेश्चन पूछता है तो या तो आपको सीधे ऑप्शन देके पूछ देगा कि बताइए बॉन्डिंग वाले का फोटो कैसा होगा, एंटी बॉन्डिंग वाले का फोटो कैसा होगा। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो आप सीधे टिक कर लेंगे, और या आपसे पूछेगा कि बताइए उसमें नोडल प्लेन कितना होता है, वो भी आपको पता है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में ये सब टॉपिक से। सिर्फ ध्यान रखना है कि बॉन्डिंग जो होता है वो कब होता है, जब आप दोनों के वेव फंक्शन को ऐड कर देते हैं, यानी कि ऐसा पार्ट, और एंटी बॉन्डिंग जब आप वेव फंक्शन को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, यानी कि उसमें इलेक्ट्रॉन के मिलने का प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। और अगर ऑर्बिटल डायग्राम का बात करें तो ये सारा ऑर्बिटल डायग्राम आप ध्यान रखेंगे। तो अब हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से समझते हैं कि किस तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन रहा है और किस तरीके से उसमें इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग फिल करेंगे। पहले आप लोग को हम बता चुके हैं कि जब भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी लगाएंगे तो पहले हम लोग सारा इलेक्ट्रॉन्स को निकाल कर रख लेंगे, सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का इंटरमिक्सिंग कर लेंगे दोनों एटम का। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एक बार जब पूरा बन जाएगा तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को उसमें फिल करना चालू करेंगे। इलेक्ट्रॉन फिल होगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर एटम का नहीं है, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन उस पूरे मॉलिक्यूल का है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग बात करते हैं होमोन्यूक्लियर डाइएटॉमिक स्पीशीज का। होमोन्यूक्लियर का मतलब दोनों एटम सेम है, O2, N2, C2, F2, Cl2, ये सारा एग्जांपल्स है होमोन्यूक्लियर का। होमोन्यूक्लियर वाले केस में क्या होता है कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल हम लोग लेकर के आते हैं दोनों एटम का, उसका एनर्जी सेम होता है, उसका स्टेबिलिटी सेम होता है, तो उसको हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन में लिखते हैं। लेकिन अगर हेट्रोन्यूक्लियर रहेगा तो वैसे केस में ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन में नहीं रहेगा, बिकॉज इन दोनों का एनर्जी अलग अलग रहेगा, एक ऊपर एक नीचे रहेगा, जिसका बात हम लोग लास्ट वीडियो लेक्चर में किए थे। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं होमोन्यूक्लियर का। तो दो एटम आ रहा है, मान लो X2 का बात कर रहे हैं, तो X का एक एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे X का एक एटॉमिक ऑर्बिटल, दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल सेम होगा और वो दोनों इंटरमिक्स करके दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म करेगा। ये 1s है, ये 1s है, तो ऑब्वियसली s ऑर्बिटल इज ऑलवेज इन्वॉल्व इन सिग्मा बॉन्ड। तो जो नीचे ऑर्बिटल बना है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसको हम लोग कहेंगे सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग वाले का नाम सिग्मा स्टार 1s, ये आप लोगों को पता होगा। इसके बाद अगला ऑर्बिटल जो किसी भी एटम में होता है 1s के बाद, वो होता है 2s अकॉर्डिंग टू ऑफ-बाउ प्रिंसिपल। तो इधर 2s दोनों का आ गया और फिर इसमें इंटरमिक्सिंग हुआ। अगेन इफ इट इज s ऑर्बिटल इट इज इन्वॉल्व ओनली इन सिग्मा बॉन्ड, तो यहां पर बॉन्डिंग बना सिग्मा 2s और यहां पर एंटी बॉन्डिंग बनेगा सिग्मा स्टार 2s। अब एक बात ध्यान रखना है कि यहां पर तो बोर्ड में मेरे पास वर्टिकली उतना जगह था नहीं, बट अदरवाइज जब आप कॉपी में नोट डाउन करेंगे इसको तो ये पूरा फिगर बॉटम ऑफ द पेज में आप लिख देंगे और ये पूरा फिगर इसके ऊपर रहेगा।
सो दैट कि आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी दिखे कि सबसे कम एनर्जी पे है सिग्मा 1s, उससे ज्यादा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का बात कर रहे हैं, उससे ज्यादा एनर्जी पे है सिग्मा स्टार 2s, उससे ज्यादा एनर्जी पे सिग्मा 2s, उससे ज्यादा एनर्जी पर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, तो ये वाला फिगर आप बनाएंगे पेज के बॉटम पे, और इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर ये वाला स्ट्रक्चर रहेगा, और इस पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर ये पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया 2s का बाद। 2s के बाद आता है 2p। अब 2p में 3 ऑर्बिटल है, 2px, 2py, 2pz। तो ये हो गया एक एटम का तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल, ये हो गया दूसरे एटम का वही 2p का तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल। अब ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स करेगा, 2px 2px के साथ इंटरमिक्स करेगा, 2py 2py के साथ करेगा, और 2pz 2pz के साथ इंटरमिक्स करेगा, और फॉर्म करेगा इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो यहां पर हम एक बात ऐसी अज्यूम कर लेते हैं कि द एक्सिस अलोंग विच द टू एटम्स आर अप्रोचिंग ईच अदर इज z एक्सिस। आप x या y भी अज्यूम कर सकते हैं, बट यहां पर हम अज्यूम कर रहे हैं कि जिस एक्सिस के अलोंग वो दोनों एटम एक दूसरे को अप्रोच कर रहा है बॉन्ड बनाने के लिए, दैट एक्सिस इज z एक्सिस। तो अगर मॉलिक्यूलर एक्सिस z एक्सिस है, इसका मतलब कि 2pz विल बी इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और अगर 2pz सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो क्वाइट ऑब्वियस 2px एंड 2py विच आर परपेंडिकुलर टू द 2pz ऑर्बिटल, 2px और 2py क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो वी आर अज्यूमिंग द मॉलिक्यूलर एक्सिस टू बी z एक्सिस, सो 2pz विल फॉर्म सिग्मा बॉन्ड, 2px एंड 2py विल फॉर्म पाई बॉन्ड। किसी किताब में ऐसा हो सकता है कि मॉलिक्यूलर एक्सिस x एक्सिस को ले ले, तो वैसे केस में 2px बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और 2pz और 2py बनाएगा पाई बॉन्ड। उस पर कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है, आप अपना मॉलिक्यूलर एक्सिस किसी को भी ले सकते हैं। इस फिगर में हम मॉलिक्यूलर एक्सिस लिए हैं z एक्सिस को, तो इसमें जो ये 2pz है, कोई भी तीनों में एक, और ये दूसरा वाला 2pz, ये दोनों इंटरमिक्स करके बनाएगा सिग्मा 2pz एंड सिग्मा स्टार 2pz। आपको दिख रहा होगा सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी, यानी कि सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला ऑर्बिटल का एनर्जी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी पाई से कम है। ऑब्वियस सा बात है, पहला बॉन्ड जो बनता है तो हम लोग पहले ही सीखे हुए हैं कि फर्स्ट बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स इज सिग्मा बॉन्ड, तो इसीलिए सिग्मा का एनर्जी कम होगा पाई से। और वैसे भी सिग्मा बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, उसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, उसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है, तो इसीलिए उसका एनर्जी कम होगा। तो सिग्मा 2pz नीचे आ गया, और उसी के अकॉर्डिंग ये सिग्मा स्टार 2pz ऊपर चला गया। जितना बॉन्डिंग नीचे जाएगा उतना ही एंटी बॉन्डिंग ऊपर जाएगा, अप्लाइंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बिकॉज ओवरऑल एनर्जी तो कंजर्व रहेगा। तो अगर बॉन्डिंग वाले केस में डिप इन एनर्जी, तो एंटी बॉन्डिंग वाले केस में उसी हाइट के साथ एनर्जी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये 2pz हो गया। अब ध्यान ये देना है कि सिग्मा बॉन्ड का एनर्जी पाई से कम होता है, लेकिन अगर हम बात करें कि 2px और 2py जो कि दोनों पाई बॉन्ड बनाने वाला है, तो वो दोनों पाई बॉन्ड का स्ट्रेंथ सेम होगा, बिकॉज में कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है कि पहले पाई कौन बनाएगा। 2px और 2py का एनर्जी सेम होगा, पाई बॉन्ड का एनर्जी सेम होगा, उसका स्ट्रेंथ सेम होगा, तो इसीलिए इन दोनों ऑर्बिटल में एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं, उसको हम एक साथ लिखे हैं, एंड सो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का बात हम लोग किए थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स उन सारे ऑर्बिटल्स को कहते हैं जिनका एनर्जी सेम होता है। तो इन दिस केस पाई 2px, पाई 2py, दे आर डीजेनरेट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। जितना नीचे ये पाई वाला गया है उतना ही ऊपर पाई स्टार जाएगा, और ये पाई स्टार यानी एंटी बॉन्डिंग वाला भी डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होगा, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। तो ये पूरा स्ट्रक्चर इसके ऊपर रहेगा, यानी कि सिग्मा स्टार 2s के ऊपर एनर्जी रहेगा सिग्मा 2pz का, सिग्मा 2pz के ऊपर रहेगा इन दोनों का, फिर इन दोनों का, और लास्ट में इसका। हम लोग को 2p तक ही, यानी कि सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स तक ही हम लोग को पढ़ाई करना है, यानी कि टोटल एटॉमिक नंबर ऑफ दैट डाई एटॉमिक स्पीशीज विल बी लेस देन और इक्वल टू 20। ठीक है, हम लोग को 20 तक का ही पढ़ाई करना है। तो आप खुद सोचिएगा टोटल एटॉमिक नंबर जो है दोनों एटम का मिला के वो 20 है, तो किसी एक का 10 होगा बिकॉज होमोन्यूक्लियर है, और अगर किसी एक का 10 होगा एटॉमिक नंबर मैक्सिमम, तो वो 1s 2s और 2p में उतना इलेक्ट्रॉन्स फिल हो जाएगा। तो हम लोग को पढ़ाई करना है सिर्फ 1s का इंटरमिक्सिंग, 2s का इंटरमिक्सिंग और 2p का इंटरमिक्सिंग, जिसमें कि 2p में कोई एक बनाएगा सिग्मा बॉन्ड और कोई दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल विल बी इन्वॉल्वड इन पाई बॉन्ड। अब जो यहां ऑर्बिटल डायग्राम बनाए हम लोग,
उसको प्रॉपरली एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में सरिया देते हैं, लिख देते हैं। तो वो ऑर्डर जो लिख करके आएगा वो हम यहां पर सीरीज वाइज लिखे हैं। सिग्मा 1s जिसका एनर्जी सबसे कम है, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, और उसके नीचे आ जाएगा सिग्मा 2pz। उसके बाद पाई 2px, पाई 2py, बीच में इक्वल टू का साइन है क्योंकि इन दोनों का एनर्जी सेम है एंड दे आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। उसके बाद पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, एंटी बॉन्डिंग डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, और लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, तो ये जो ऑर्डर निकल के आया, देखिए यहां पे एक बात ध्यान देने वाला है, हम ब्रैकेट में लिखे हैं फॉर z ग्रेटर देन इक्वल टू 14, यानी कि ये जो ऊपर में हम लोग पूरा बनाए हैं प्रॉपर ऑर्डर, ये ऑर्डर जो लॉजिकल भी दिख रहा है, ये उस केस के लिए है, उस डाई एटॉमिक स्पीशीज के लिए है जिसमें कि दोनों एटम का एटॉमिक नंबर को जब आप ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो उसका वैल्यू या तो 14 होगा या 14 से ज्यादा होगा। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 14 के लिए ये वाला केस एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल O2 में दोनों ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर को आप ऐड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 16। F2 में दोनों फ्लोरीन को ऐड करेंगे, इट विल कम आउट टू बी 18 एंड सो ऑन। लेकिन अगर आपका दोनों एटम का एटॉमिक नंबर को ऐड करने पर इट इज लेस देन 14, तो फिर इस ऑर्डर में थोड़ा चेंज होता है, थोड़ा एक्सेप्शन जैसा केस आता है। और वो चेंज कहां पर होता है, पहले उस चीज को देख लो। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है चेंज समझना कि चेंज कहां पर हो रहा है। ये 2pz यहां से उठकर यहां बीच में चला जाता है, आपको दिख रहा होगा। यहां पर सिग्मा स्टार 2s है, उसके बाद सिग्मा 2pz नहीं आए हैं, सीधे पाई 2px, पाई 2py आ गया, और ये सिग्मा 2pz यहां चला जाता है। ठीक है, तो ये है z लेस देन 14 के लिए, जहां इस सिग्मा 2pz का एनर्जी थोड़ा बढ़ जाता है और वो पाई से ज्यादा हो जाता है। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग फैक्ट है कि पाई ऑर्बिटल का, जो ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर रहा है, उसका एनर्जी कम है एज कंपेयर टू सिग्मा, जिस चीज का एक्सप्लेनेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं था, जो हम आप लोगों को बोल भी रहे थे लास्ट क्लास में ड्यूरिंग डिस्कशिंग लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कि कभी ऐसा होता है किसी केस में कि सिग्मा बॉन्ड नहीं है और पाई बॉन्ड है उसके बीच में, तो ये ऐसे केस में होता है क्योंकि इस केस में क्या हुआ कि सिग्मा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी पाई से ज्यादा हो गया, तो पहले बनेगा पाई बॉन्ड और बाद में बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो अगर मान लो इलेक्ट्रॉन्स यहीं पर खत्म हो गया, तो वैसे केस में पाई बॉन्ड तो बन गया लेकिन सिग्मा बॉन्ड फॉर्म नहीं किया। अभी हम उसको चेक करेंगे उस केस को, अभी तुरंत हम लोग देखेंगे ये वाला एक्सेप्शन होता क्यों है। तो देखिए यहां पर हम लिख चुके हैं इसको, ड्यू टू 2s 2p इंटरमिक्सिंग। पहला बात, इस स्टेटमेंट को आप याद रखिएगा। अगर कहीं पर क्वेश्चन आता है कि z लेस देन 14 में ये सिग्मा 2pz का एनर्जी पाई 2px और पाई 2py से ज्यादा क्यों हो जाता है, तो उसके पीछे कारण रहेगा ड्यू टू 2s 2p इंटरमिक्सिंग। एक्चुअली क्या होता है ना कि ये जो 2s ऑर्बिटल होता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और ये जो 2pz होता है, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन ये 2s और ये 2p में भी होता है, यानी कि इस 2s में और ये पूरे 2p के बीच में रिपल्शन होता है, बिकॉज सेम शेल का है वो। लेकिन क्योंकि ये 2pz वाला जो केस है, इसमें ओवरलैपिंग ज्यादा होता है, ये सिग्मा ओवरलैपिंग करता है, तो इन दोनों में, यानी कि इस पार्ट में और इस वाले पार्ट में रिपल्शन ज्यादा हो जाता, सॉरी, ये 2s वाले पार्ट में और ये 2pz वाले पार्ट में रिपल्शन ज्यादा हो जाता है। ये 2pz में रिपल्शन क्यों ज्यादा होता है, क्योंकि हम लोग को पता है कि 2s यानी कि s ऑर्बिटल का पेनिट्रेशन ज्यादा होता है और वो न्यूक्लियस के नजदीक होता है, और क्योंकि यहां पर सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, तो इस केस में भी ओवरलैपिंग ज्यादा होगा, तो ये न्यूक्लियस के नजदीक आ जाएगा, तो वैसे केस में इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा होगा। और अगर हम बात करें इन दोनों के बीच का रिपल्शन, तो इसमें रिपल्शन कम होगा क्योंकि ये पाई बना रहा है, पाई में ओवरलैपिंग कम होता है, तो वैसे केस में इन दोनों के बीच में रिपल्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। इस दोनों के रिपल्शन को ज्यादा होने की वजह से इस 2s का एनर्जी थोड़ा सा इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये 2pz का एनर्जी उस तरफ शिफ्ट कर जाएगा। आप समझ रहे हैं, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, तो रिपेल करने की वजह से इन दोनों के एनर्जी में एक सेपरेशन आएगा। ठीक है, तो सेपरेशन आने का मतलब है इसका एनर्जी लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेगा और इसका एनर्जी राइटवर्ड शिफ्ट करेगा, लेकिन इसका इतना लेफ्ट शिफ्ट नहीं करता है कि ये 1s को क्रॉस कर जाए, क्योंकि आप गौर से देखो यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, ये बिल्कुल अलग शेल है, तो इस शेल से कम हो जाए, यानी कि सेकंड शेल का एनर्जी फर्स्ट शेल से कम हो जाए, एस में प्रैक्टिकली इंपॉसिबल, उसमें बहुत बड़ा एनर्जी गैप है, तो इसीलिए शिफ्ट तो किया है, इसके बीच गैप कम हुआ है, लेकिन ये इसको क्रॉस नहीं किया है।
बट इस केस में क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको क्रॉस कर जाता है और यहां पर पहुंच जाता है। तो अगर ये जो हम बताएं आप लोगों को ये क्लियर हुआ तो वेल एंड गुड, अदरवाइज कम से कम वो बात जरूर याद रखेंगे कि z लेस देन 14 में 2pz का एनर्जी ज्यादा क्यों हो जाता है, ड्यू टू 2s 2p इंटरमिक्सिंग। और ये नया सीरीज एनर्जी का निकल कर के आया है फॉर z लेस देन 14। ठीक है, अब जब इसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, विल अप्लाई अफबाउ प्रिंसिपल। अफबाउ प्रिंसिपल का मतलब कि पहले कम एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे और तभी हम लोग हायर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के तरफ जाएंगे। कम एनर्जी वाले को अधूरा छोड़कर यानी कि वेकेंट छोड़कर हायर एनर्जी वाले को फिल नहीं करेंगे। हुंड्स रूल को फॉलो करेंगे। हुंड्स रूल का मतलब इन सब केसेस में तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन जब हम लोग इसका बात करेंगे, दीज टू आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स एंड दीज टू आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, तो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन को फिल करेंगे तो इलेक्ट्रॉन को फिल करने का तरीका होगा, पहला इलेक्ट्रॉन इसमें, अगला इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन इसमें और चौथा इलेक्ट्रॉन इसमें। आपको याद होगा डीजेनरेट ऑर्बिटल जितना भी होता है उसमें हम लोग पेयरिंग तब तक नहीं करते हैं जब तक कि सारा डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली फिल्ड ना हो जाए, यानी कि जब तक सब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाए तब तक पेयरिंग शुरू नहीं करेंगे। तो इसलिए हुंड्स रूल का फॉलो करेंगे हम लोग उस केस में जहां पे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, और ऑब्वियसली तीसरा रूल जो है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उसको भी फॉलो करेंगे, यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव स्पिन के साथ है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव स्पिन के साथ प्रेजेंट रहेगा। तो ये तीनों रूल को हम लोग फॉलो करेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में इलेक्ट्रॉन्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में फिल करने के लिए। ठीक है, अब जल्दी से बात करते हैं वो दो लिमिटेशन का जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में था और किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में उस चीज का एक्सप्लेनेशन मिला हम लोग को। जैसे आप लोगों को हम बताए थे कि इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद किसी किसी केस में आपका स्पीशीज हो जाता है पैरामैग्नेटिक। ठीक है, इस चीज को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था कि इवन होने के बाद भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड कैसे है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में एक्सप्लेन हुआ। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग को हम बताए भी थे O2 वाला केस है जिसमें Z इज ग्रेटर देन 14, तो ऊपर वाला सीरीज काम करेगा और O2 में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है 16। तो अगर आप 16 इलेक्ट्रॉन्स को भरेंगे तो आप खुद देखिए कैसे भरिएगा। सिग्मा 1s2, यहां पर 2 लिखने का मतलब है कि एक ऑर्बिटल में ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, तो यहां पे 2 लिखने का मतलब है दोनों इलेक्ट्रॉन को हम लोग भर दिए। सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, यानी कि टोटल 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है। सिग्मा 2pz2, यानी कि कुल 10 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। 16 इलेक्ट्रॉन होता है O2 में, वी आर टॉकिंग अबाउट O2, तो 16 इलेक्ट्रॉन्स होता है। आगे बढ़ते हैं। अब 10 हो गया है, लेकिन इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो कैसे भरेंगे, पहले 1, फिर 1, फिर इसमें 2, फिर इसमें 2। क्योंकि हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन सफिशिएंट है तो हम डायरेक्टली यहां पे 2-2 लिख देते हैं, क्योंकि उतना तो इलेक्ट्रॉन है ही हम लोग के पास। तो इलेक्ट्रॉन्स हो कितना गया, 14 इलेक्ट्रॉन हो चुका है। अब बचा है 2 इलेक्ट्रॉन सिर्फ, और 2 इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें भरेंगे देन यू विल अप्लाई हुंड्स रूल, और हुंड्स रूल के अकॉर्डिंग एक इलेक्ट्रॉन इसमें जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में जाएगा। तो आपको दिख रहा है कि टोटल 16 इलेक्ट्रॉन होने के बावजूद ये आखिरी का दोनों इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है, वो पेयर्ड नहीं है, फॉलोइंग हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, एंड दिस इज द रीजन व्हाई O2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर एंड दिस प्रॉपर्टी वाज नॉट एक्सप्लेन्ड इन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से निकल के आता है। तो ये एक लिमिटेशन जिसका एक्सप्लेनेशन यहां पर हो गया। दूसरा लिमिटेशन आप लोगों को हम बताए थे कि कुछ कुछ मॉलिक्यूल ऐसा होता है जहां पे 2 एटम के बीच में सिर्फ पाई बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता ही नहीं है। फॉर एग्जांपल C2, इफ वी टॉक अबाउट C2, तो C2 वाले केस में आप खुद देखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना होगा, 12। एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 2 कार्बन में 12 इलेक्ट्रॉन हम लोग को भरना है। अब यहां पे आप देखो 12 इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं हम लोग, इसमें 2 भरे, यहां पे 2 भरे, यहां 2 भरे, यहां 2 भरे, तो कुल मिलाकर के 8 इलेक्ट्रॉन भरा जा चुका है। बच गया है 4 इलेक्ट्रॉन। अब 4 इलेक्ट्रॉन भरना होगा तो यहां पर 1, फिर 1, फिर यहां 2 और यहां 2, यानी कि हम डायरेक्टली यहां पे 2-2 लिख देते हैं। ये फाइनल इलेक्ट्रॉन फिलिंग होगा। इसके आगे जो भी है सब में 0 रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेगा ही नहीं, इलेक्ट्रॉन तो यहां खत्म हो गया। अब आप देखिए कार्बन C2 वाले केस में आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन फिलिंग यहां से शुरू हुआ है और यहां पर खत्म हो गया। ठीक है, देखिए 1s ऑर्बिटल बॉन्ड बनाया बिकॉज बॉन्डिंग है, और 1s वाला 2 इलेक्ट्रॉन आया, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है, वो बॉन्ड को तोड़ दिया, तो ये बॉन्ड बना, ये बॉन्ड टूट गया। अब 2s वाला आया, फिर से सिग्मा बॉन्ड बनाया,
ये बॉन्ड बना और सिग्मा स्टार 2s आया, वो उस बॉन्ड को तोड़ दिया, यानी कि इस पॉइंट तक तो अभी तक एक भी बॉन्ड नहीं बना है, बना टूट गया, बना टूट गया, ठीक है। और यहां से यहां तक, इसके बाद तो है ही नहीं, यहां तक बॉन्डिंग है, तो यहां पर बॉन्ड बना है, ठीक है। लेकिन आप गौर से देखिए, इस पॉइंट तक नेट बॉन्ड बना था 0 और इस पॉइंट पे तो इलेक्ट्रॉन से ओवर हो गया, खत्म हो गया, तो इसके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बॉन्ड है, वो पाई बॉन्ड है। तो इन केस ऑफ C2 देयर इज ओनली पाई बॉन्ड बिटवीन द टू कार्बन एटम्स, देयर इज नो सिग्मा बॉन्ड। इस चीज का एक्सप्लेनेशन भी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं था, जो कि आपको दिख रहा है कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में है। तो आप क्या करेंगे, इस पूरे फिगर को, ऑर्बिटल डायग्राम को अपने नोटबुक में प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे अच्छे से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में, पूरे वर्टिकल पेज में नीचे से ऊपर, और इन दोनों सीरीज को आप लिखेंगे। ऊपर वाला जो सीरीज है इट इज फॉर Z ग्रेटर देन इक्वल टू 14, यानी कि टोटल एटॉमिक नंबर दोनों एटम का मिला के मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 14, और नीचे वाला सीरीज इज फॉर एटॉमिक नंबर लेस देन 14, ठीक है। और नीचे वाले सीरीज में वो थोड़ा चेंजेस क्यों आता है, ड्यू टू 2s2p इंटरमिक्सिंग। एक बार जेईई में एक सवाल पूछा था कि अगर हम लोग 2s2p इंटरमिक्सिंग को फॉलो ना करें तो बताइए इन चारों ऑप्शन में कौन पैरामैग्नेटिक या कौन डायमैग्नेटिक होगा। तो अगर ये चीज मेंशन कर दिया कि आप 2s2p इंटरमिक्सिंग को कंसीडर मत कीजिए, तो वैसे केस में Z का वैल्यू 14 से कम या 14 से ज्यादा, सबके लिए आप ये ऊपर वाले सीरीज को ही अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला सीरीज एक्चुअल सीरीज है जो कि थ्योरी से निकल के आया है। नीचे वाले सीरीज में एक्सेप्शन की वजह से वो थोड़ा सा ट्रांजिशन हो गया है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल भी एग्जाम में पूछता है, तो आपको रीजन पता होना चाहिए कि इन दोनों में ओरिजिनल सीरीज कौन सा है और मॉडिफाइड सीरीज कौन सा है। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का यूज करके हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। पहले एक कन्वेंशनल तरीका सीखेंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने का, और फिर आप लोगों को बताएंगे शॉर्ट ट्रिक मेथड, जिससे कि हम लोग के सिलेबस में जितना भी मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम लोग को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है, उसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग कैसे निकालते हैं, उसमें हम लोग कैसे पता लगाते हैं कि उस मॉलिक्यूल के या उस आयन का मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा है, जैसे पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, और बॉन्ड लेंथ को कंपेयर कैसे करेंगे, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कन्वेंशनल मेथड से, और एक बार ये मेथड आप लोगों को समझ में आ जाए, जो कि ऑब्वियसली लास्ट वीडियो लेक्चर का कंटिन्यूएशन है, तो फिर हम लोग शॉर्ट ट्रिक मेथड के बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स था, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जो प्रॉपर वे था, प्रॉपर मेथड था कि किस तरीके से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फॉर्म होता है, किस तरीके से बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनता है और उसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होता है। तो एक बार वो सारा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जब बन जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल होता है अकॉर्डिंग टू अफबाउ प्रिंसिपल, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, यानी कि अगर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है तो जब तक सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं चला जाएगा तब तक पेयरिंग शुरू नहीं होगा। और पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, यानी कि एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन होगा उन दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। तो जो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का, तो वो एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरीके से है, लेफ्ट से राइट मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। जैसे सबसे कम एनर्जी है सिग्मा 1s का, फिर है सिग्मा स्टार 1s का। स्टार का मतलब एंटी बॉन्डिंग, और जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग। सिग्मा 1s यानी कि वो और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और पाई का मतलब हो गया कि वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएगा पाई बॉन्ड। तो जिसमें स्टार है वो एंटी बॉन्डिंग और जिसमें स्टार नहीं है वो बॉन्डिंग। बॉन्डिंग काम करता है बॉन्ड बनाने का। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ने का काम करता है। तो नेट अगर आपको बोला जाए कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितना होगा, तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्ड बनाने का काम करता है। नेट बोलने का मतलब टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड बनाता है माइनस टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड तोड़ता है। जब उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो डिफरेंस निकल के आएगा दैट विल बी द नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व्ड इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। और उसको जब 2 से डिवाइड कर देंगे हम लोग तो निकल कर क्या आएगा, बॉन्ड ऑर्डर, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स। डिवाइड बाय 2 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज एक बॉन्ड को बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन का जरूरत है। तो नेट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जब निकल गया उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो निकल के आएगा उन दोनों एटम के बीच में
नेट नंबर ऑफ बॉन्ड, यानी कि बॉन्ड ऑर्डर कितना है, तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर इक्वल्स टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2, यानी कि किसी में भी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जितना भी है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंटी बॉन्डिंग के इलेक्ट्रॉन से, जो इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट गिव यू द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन दैट स्पीशीज। ध्यान ये रखना है कि किसी भी केस में ये असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल कि एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग से ज्यादा हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है, क्योंकि जब तक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आके बॉन्ड बनाएगा नहीं तब तक एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आके कौन सा बॉन्ड तोड़ेगा। तो हर केस में यह चीज बहुत स्पेसिफिक होना चाहिए कि हमेशा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पहले आता है, उसका एनर्जी कम होता है, पहले वो बॉन्ड बनाता है, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन उसके बाद आता है जो बॉन्ड तोड़ने का काम करता है। तो ऐसा तो कभी नहीं होगा कि ये वाला डिफरेंस नेगेटिव हो जाए, यानी कि एंटी बॉन्डिंग ज्यादा हो जाए, वैसा कभी नहीं होगा। हाँ, ऐसा हो सकता है किसी केस में आपको देखने में मिले कि बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो गया। अगर किसी केस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाए, यानी कि वो स्पीशीज एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उस केस में बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आ रहा है, 0। तो जब दो एटम के बीच में कोई बॉन्ड है ही नहीं, यानी कि वो वाला स्पीशीज का एग्जिस्टेंस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए। ये जो ऊपर वाला सीरीज है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, ये है फॉर z ग्रेटर देन इक्वल टू 14, यानी कि अगर उस स्पीशीज में टोटल एटॉमिक नंबर, यानी कि उसमें जितना भी एटम्स है सबका एटॉमिक नंबर को जोड़ दो, अगर टोटल एटॉमिक नंबर 14 या उससे ज्यादा होता है तो आप ये वाला ऑर्डर लगाएंगे, जो कि एक जनरल ऑर्डर है, इट इज नॉट एक्सेप्शनल केस, क्योंकि हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम से भी सीखे थे कि इसी तरह का ऑर्डर निकल करके आएगा। लेकिन अगर z का वैल्यू 14 से कम है, यानी कि सारे एटम का एटॉमिक नंबर को अगर आप ऐड करें और वो 14 से कम निकल के आएगा, तो वैसे केस में ड्यू टू 2s 2p इंटरमिक्सिंग, यानी कि 2s ऑर्बिटल बॉन्डिंग 2s मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बीच में इंटरमिक्सिंग होने के वजह से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ऑर्डर में। वो चेंज कैसा चेंज आप देखिए, ये जो सिग्मा 2pz है वो सिग्मा 2pz अपना जगह बदल करके यहां बीच में चला गया है, यानी कि यहां पे आप देखिए सिग्मा 2pz नहीं आ रहा है, सिग्मा स्टार 2s के बाद सीधे पाई 2px आ रहा है, और वो सिग्मा 2pz यहां चला गया है। तो सिर्फ एक छोटा सा चेंज है कि ये सिग्मा 2pz वो इस पोजीशन से इस पोजीशन पे शिफ्ट कर गया है, एंड इट इज ड्यू टू 2s 2p इंटरमिक्सिंग। ये याद रखेंगे हम लोग कि सिर्फ एक कोई ऑर्बिटल का पोजीशन चेंज किया है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल सिग्मा 2pz का, और वो अब पाई के बाद भरा जाएगा। ठीक है, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कह देता है दैट यू हैव टू इग्नोर 2s 2p इंटरमिक्सिंग और डू नॉट कंसीडर 2s 2p इंटरमिक्सिंग, ऐसा क्वेश्चन जेईई में पूछा हुआ है कि अगर हम लोग 2s 2p इंटरमिक्सिंग को कंसीडर नहीं करें तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो अगर 2s 2p इंटरमिक्सिंग को कंसीडर नहीं करने बोला जाएगा तो वैसे केस में z का वैल्यू कुछ भी हो, वो 14 से कम हो, 14 के बराबर, 14 से ज्यादा, व्हाटएवर बी द वैल्यू, आपको ये ऊपर वाला सीरीज को ही फॉलो करना पड़ेगा, बिकॉज ऊपर वाला सीरीज वो एक जनरल सीरीज है जो हर जगह एप्लीकेबल है, लेकिन एक्सेप्शन आता है नीचे वाले सीरीज में। यानी कि आपको अगर बोला जाए दोनों सीरीज में लॉजिकली जो हम लोग पढ़ाई किए थे ऑर्बिटल डायग्राम से, वो कौन सा सीरीज आता है, जनरल सीरीज कौन सा है, तो ये ऊपर वाला सीरीज जनरल है, नीचे वाला सीरीज ऊपर वाले सीरीज का एक्सेप्शन है फॉर z लेस देन 14 एंड इट इज ड्यू टू 2s 2p इंटरमिक्सिंग। ठीक है, तो जिस केस में भी जैसा एटॉमिक नंबर होगा हम लोग वैसा सीरीज यूज करेंगे। अब कन्वेंशनल तरीका जिससे हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं और पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक का पता लगाते हैं कि वो कौन सा मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। ठीक है, कुछ 3-4 एग्जांपल यहां पे आप देखिए। जैसे पहला एग्जांपल है N2 का, N2 में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है और N2 यानी कि Z का वैल्यू है 14, दो नाइट्रोजन एटम, दोनों का एटॉमिक नंबर को आप ऐड कर दिए, द वैल्यू केम आउट टू बी 14। तो अगर Z का वैल्यू 14 के बराबर है तो वैसे केस में हम लोग ये ऊपर वाले सीरीज को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले सीरीज के अकॉर्डिंग हम इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखे हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकता है अकॉर्डिंग टू पाउली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। तो ऊपर वाले सीरीज में सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद सिग्मा 2pz आ गया, उसमें 2 चला गया और कुल बच गया 4 इलेक्ट्रॉन। तो ये 2px 2py ध्यान रखना है, जब इन दोनों में आप इलेक्ट्रॉन फिल कर रहे होंगे तो आप पहले फिल करेंगे ऐसा, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और फिर इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, एंड देन यू विल गो विथ पेयरिंग, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये दोनों इक्वल टू का साइन होने का मतलब है
बोथ दीज ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, इन दोनों का एनर्जी सेम है। तो जब सेम एनर्जी वाला ऑर्बिटल है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो वहां पे हम लोग लगाएंगे हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। और जब तक ये दोनों इलेक्ट्रॉन में दोनों ऑर्बिटल में एकक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाता, तब तक हम लोग पेयरिंग शुरू नहीं करेंगे। तो यहां पे कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे, एक इसमें फिर एक इसमें, एंड देन विल गो विद पेयरिंग इसमें और फिर इसमें पेयरिंग। इस केस में आप इसमें एक भरे, इसमें एक भरे, फिर इसमें पेयरिंग की, फिर इसमें पेयरिंग कर ली, क्योंकि आपके पास 14 इलेक्ट्रॉन्स था। यहां तक आते आते 14 इलेक्ट्रॉन पूरा फिल हो चुका है, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कॉन्फ़िगरेशन फॉर N2। अब आपको इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकालना है N2 में, तो आप बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन में काउंट करेंगे, 2 2 4 6 8 10। 10 इज द नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, और एंटी बॉन्डिंग में 2 और 2 4, तो बॉन्ड ऑर्डर विल बी 10 - 4 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 3। तो दोनों नाइट्रोजन एटम के बीच में कितना बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है। अगर मैग्नेटिक बिहेवियर का बात करें तो आप देखिए सारा इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसीलिए N2 विल बी डायमैग्नेटिक इन नेचर। अब अगर हम लोग बात करें N2 माइनस का, तो N2 माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया, तो विल हैव 15 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब जब उसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाले के जैसा ही फिल होता जाएगा, सिर्फ चेंज कहां पर आएगा, तो यहां पर तो 2p/2 जब हम लोग किए थे तो 14 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गया था, लेकिन यहां पर अभी एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, तो उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे और इसमें एक इलेक्ट्रॉन भर देंगे। तो यहां पे देखिए कैसा दिख रहा है, π*2px 1 π*2py 0, क्योंकि एक ही इलेक्ट्रॉन था तो उसमें भरना था। अगर 2 इलेक्ट्रॉन होता तो एक इसमें भर देते हैं हम लोग, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन भर दिए, एंड दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अब जब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो आप काउंट करना, बॉन्डिंग में आएगा 10 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में आएगा 5 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग वाला यहां पर देखो एक्स्ट्रा हो गया है। तो कुल मिलाकर के बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आएगा इसका 2.5। ठीक है, 2.5 विल बी द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। और अगर मैग्नेटिक बिहेवियर का बात करेंगे तो N2 माइनस इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिमिलरली आगे बढ़ेंगे, अगर B2 का बात करें तो B2 वाले केस में आप देखिए 10 इलेक्ट्रॉन होता है B2 मॉलिक्यूल में, और क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन का बात हो रहा है और B2 वाले केस में एटॉमिक नंबर भी 10 है दोनों बोरॉन का ऐड करने पर, तो यहां पे हम लोग नीचे वाले ऑर्डर को फॉलो करते हुए भरेंगे। यहां पे भरा हुआ है उस तरीके से। और अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालोगे तो वेरी सिंपल, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट कीजिए, माइनस एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2 गिव्स द वैल्यू 1। यहां पर एक चीज है जो थोड़ा सा आपको सरप्राइज भी करेगा और ये जानना भी जरूरी है, दैट इन केस ऑफ B2, ध्यान दो, डिस्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये B2 मॉलिक्यूल जो है ये पैरामैग्नेटिक नेचर का है, क्योंकि आपको दिख रहा है यहां पे एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, यहां भी एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो ये इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने के बावजूद आपका जो मॉलिक्यूल है वो किस नेचर का है, वो पैरामैग्नेटिक नेचर का है। ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिमिटेशन का एक सॉल्यूशन है, यानी कि उस लिमिटेशन में जो चीज समझाया नहीं गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कहा गया था कि भाई ऑड होगा इलेक्ट्रॉन तो पैरामैग्नेटिक, इवन होगा तो डायमैग्नेटिक, लेकिन यहां पे इवन होने के बावजूद B2 इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, जिस चीज को VBT में समझाया नहीं गया था। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार हम लोग क्लियर हो रहा है कि B2 पैरामैग्नेटिक क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हम लोगों को दिख रहा है, एंड इट इज ड्यू टू हुंड्स रूल, क्योंकि ये दोनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, तो जब तक इन दोनों में एकक इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तब तक उसमें पेयरिंग पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो पहला सरप्राइजिंग फैक्ट दैट इन केस ऑफ B2 डिस्पाइट ऑफ हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ये पहला बात। दूसरा बात, आप गौर से देखिए B2 में ये सिग्मा बॉन्ड बना 1s वाला, और ये एंटी बॉन्डिंग वाला आके उस बॉन्ड को तोड़ दिया, फिर यहां पे बॉन्डिंग, फिर से सिग्मा बॉन्ड बना, और फिर ये उस बॉन्ड को तोड़ दिया, यानी कि इस पॉइंट तक तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं है, जो बॉन्ड बना उस बॉन्ड को तोड़ दिया गया। अब यहां पर आप देखिए कि ये वाला दोनों केस में बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो है, बट इसको तोड़ने वाला एंटी बॉन्डिंग नहीं है प्रेजेंट, क्योंकि वो 10 इलेक्ट्रॉन पूरा हो चुका है यहां तक, यानी कि इस पॉइंट तक तो कोई बॉन्ड बना ही नहीं है। तो जो भी बॉन्ड बना है वो इस पॉइंट पर बना है, इसको तोड़ा नहीं गया है, और वो बॉन्ड कैसा है, वो बॉन्ड पाई है। ठीक है, और पाई ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन टोटल कितना है, 2, जिसको तोड़ा नहीं गया है, तो नेट 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड मारने पार्टिसिपेट किया है, तो 2 डिवाइड बाय 2 गिव्स 1, विच मीन्स कि इस पॉइंट तक तो कोई बॉन्ड नहीं बना था, जो बॉन्ड बना था उस बॉन्ड को तोड़ दिया गया था, लेकिन यहां जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को नहीं तोड़ा गया है। तो अल्टीमेटली जो बॉन्ड B2 में है, बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 1,
यानी कि जो एक बॉन्ड B2 में है वो ये वाला बॉन्ड है जिसको तोड़ा नहीं गया है, एंड दैट बॉन्ड इज पाई बॉन्ड। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का दूसरा लिमिटेशन था जिसका सॉल्यूशन यहां पे हम लोगों को दिखा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार अगर किसी दो एटम के बीच में एक बॉन्ड होता है तो वो सिग्मा होता है, जब डबल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा एक पाई होता है, जब ट्रिपल बॉन्ड होता है तो एक सिग्मा दो पाई होता है। यानी कि कोई दो एटम के बीच में अगर बॉन्ड है तो पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा और उसके बाद ही पाई बॉन्ड होगा। बगैर सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस वीबीटी में नहीं था, लेकिन यहां आपको दिख रहा है कि इन केस ऑफ B2 बॉन्ड ऑर्डर इज 1, यानी कि उसमें एक बॉन्ड है दोनों बोरॉन एटम के बीच में, एंड दैट बॉन्ड इज पाई विदाउट एनी सिग्मा बॉन्ड। तो ये एक बहुत स्पेशल केस है जहां पे आपका जो भी लिमिटेशन था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का वो एक ही केस में आपको एक्सप्लेन हो जाता है, आपको दिख जाता है कि यहां पर इवन होने के बावजूद पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो सकता है, और दूसरा बात बगैर सिग्मा बॉन्ड के पाई बॉन्ड का एग्जिस्टेंस भी पॉसिबल है। एक और एग्जांपल O2- देखें, वेरी सिंपल केस, इसमें कुछ समझाने का है नहीं। इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स है, 17 इलेक्ट्रॉन्स ऊपर वाले कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग आप भर दिए, बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आए 10-7/2, दिस इज 1.5, एंड यू कैन सी द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p मेक्स इट पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अब हम लोग बात करते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने का उस शॉर्ट ट्रिक मेथड के बारे में जिसको लगाकर आप डायरेक्टली बगैर ज्यादा एफर्ट लगाए, बगैर पूरा सीरीज लिखे, बगैर कॉन्फ़िगरेशन लिखे आप बॉन्ड ऑर्डर सही सही कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोगों के सिलेबस में हम लोगों को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ना है वैसे स्पीशीज के लिए जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 20 या उससे कम है। तो जो 20 इलेक्ट्रॉन तक होता है उस 20 इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से अरेंज करेंगे वो अरेंजमेंट यहां पर हम लिखे हुए हैं। जैसे इस सीरीज को आप याद कर लो 2 2 2 2 6 6, इसमें दिस इज बॉन्डिंग, दिस एंटी बॉन्डिंग, दिस बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग, सबको जोड़ोगे तो 20 इलेक्ट्रॉन तक है। यानी कि जितना भी स्पीशीज है जिसमें कि 20 इलेक्ट्रॉन्स या उससे कम है उसके लिए आप ये वाला सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकालते हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय 2, इसी फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे जब हम लोग किसी भी स्पीशीज में इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को यूज करेंगे। जैसे शुरू करते हैं कुछ 3-4 एग्जांपल से। N2 के पास टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स है। एक और बात, जब भी आप ये शॉर्ट ट्रिक मेथड लगा रहे होंगे, ये जुगाड़ लगा रहे होंगे, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है कि उस स्पीशीज में नेट एटॉमिक नंबर 14 है, उससे ज्यादा उससे कम, यानी कि सबके लिए ये सेम सीरीज एप्लीकेबल होगा। तो N2 विथ 14 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें अगर आप इस सीरीज को भरेंगे तो कैसे भरोगे? 2 2 2 2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। जब यहां तक 14 भर गया तो आखिरी एंटी बॉन्डिंग में 0 चला जाएगा। ठीक है, अब दिस इज बॉन्डिंग, दिस एंटी बॉन्डिंग, तो काट दिया, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। देन बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, फिर से कैंसिल आउट कर दिया। बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग बाय 2, बिकॉज इधर तो पूरा कैंसिल आउट हो चुका है। तो 6 माइनस 0 बाय 2 गिव्स राइज टू 3। 3 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2। ठीक है, दो नाइट्रोजन के बीच में कितना बॉन्ड है? 3 बॉन्ड है। N2 प्लस 13 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 14 इलेक्ट्रॉन्स N2 में था, प्लस चार्ज आया तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, 13 इलेक्ट्रॉन्स। 13 भरते हैं, 2 2 2 2, 8 इलेक्ट्रॉन, 5 0 है ना। तो यहां पे जैसे ही 5 हुआ 13 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, 0 एंटी बॉन्डिंग में लास्ट में कुछ भी नहीं बचा। फिर से ये इसको कैंसिल आउट कर दिया, ये इसको कैंसिल आउट कर दिया, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या निकल के आएगा? 5 माइनस 0 डिवाइड बाय 2 विच इज 2.5। सो 2.5 इज द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन N2 प्लस। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं N2 माइनस का, जिसमें 15 इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि N2 में 14 था, एक ज्यादा हो गया 15, इसको ऐसे ही भर दिए बिल्कुल। अब लास्ट में यहां पर क्या है? 6 आया, जिसमें 14 भरा तो एक इलेक्ट्रॉन बचा, तो लास्ट में इस एंटी बॉन्डिंग में एक चला गया। जितना भी अवेलेबल इलेक्ट्रॉन होगा इसके अकॉर्डिंग ही फिल होगा। फिर ये इसको कैंसिल आउट किया, ये इसको कैंसिल आउट किया, 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 2 गिव्स राइज टू 2.5 इज द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 माइनस। एंड सिमिलरली N2 2 माइनस को पूरा भरेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन, तो लास्ट में 6 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, 2 इज द बॉन्ड ऑर्डर इन N2 2 माइनस। ये तो हम ऐसे ही 3-4 एग्जांपल लिए हैं। यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, यू कैन अप्लाई दिस सीरीज, दिस शॉर्ट ट्रिक फॉर एनी मॉलिक्यूल हैविंग टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन और इक्वल टू 20। वैसे केस में आप लगाओगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग, हर केस में आपका बॉन्ड ऑर्डर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर तो आप यहां से निकाल लिए शॉर्ट ट्रिक मेथड से, कैसे पता चलेगा कि वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? क्योंकि नॉर्मल कन्वेंशनल सीरीज में तो हम लोगों को दिख जा रहा था अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो यहां भी आपको
दो पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जैसे यहां पे हम लिख दिए हैं, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ इवन तो आपका स्पीशीज डायमैग्नेटिक है, अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हुआ ऑड तो आपका स्पीशीज पैरामैग्नेटिक है, जो कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आया था। लेकिन यहां पर थोड़ा सा चेंजेस है, थोड़ा सा एक्सेप्शन है ड्यू टू हुंड्स रूल, कि अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 हो या 16 हो, 10 इज द केस ऑफ B2, 16 इज द केस ऑफ O2 इन केस ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्म, आयन वाले केस में तो और भी बहुत सारा केस हो सकता है। अगर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 या 16 हो तो वैसे केस में इवन होने के बावजूद वो स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगा ड्यू टू हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस बात को नोट डाउन करिएगा कि 10 और 16 इवन होने के बावजूद भी पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा ड्यू टू हुंड्स रूल। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है दैट डू नॉट कंसीडर हुंड्स रूल, इग्नोर हुंड्स रूल, तो वैसे केस में ये वाला एक्सेप्शन हट जाएगा और सारा इवन डायमैग्नेटिक और ऑड पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। बट अनलेस दैट इज नॉट गिवन, तब तक आप क्या करेंगे कि 10 और 16 वाले एक्सेप्शन को भी आप अप्लाई रखेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट से क्लियर हो गया कि कौन सा स्पीशीज पैरामैग्नेटिक होगा और कौन सा स्पीशीज डायमैग्नेटिक होगा। ठीक है, अब एक बात, बॉन्ड ऑर्डर जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे बॉन्ड स्ट्रेंथ भी इंक्रीज करता है और वैसे वैसे बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करता है। ऑब्वियस सा बात है, बॉन्ड ऑर्डर अगर बढ़ेगा तो बॉन्ड मजबूत होगा और बॉन्ड लेंथ उसका घटेगा। ठीक है, जब बॉन्ड मजबूत होता है यानी कि दोनों आइटम एक दूसरे के पास आएगा और उसका बॉन्ड लेंथ डिक्रीज करेगा। इस ऑर्डर को, इस सीरीज को, इस सीक्वेंस को हम लोग हर जगह अप्लाई करेंगे। जैसे अगर आपको बोला जाए कि इन चारों में N2, N2 प्लस, N2 माइनस और N2 2 माइनस में आप बॉन्ड लेंथ कंपेयर करो, तो बॉन्ड लेंथ कंपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम होगा। इन चारों में सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर हो रहा है ये आखिरी वाला यानी कि N2 2 माइनस का, तो N2 2 माइनस का बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा हो गया। और सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसका होगा? जिसका बॉन्ड ऑर्डर मैक्सिमम होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर इन चारों में मैक्सिमम है ये पहला वाला यानी कि N2 का, तो N2 का बॉन्ड लेंथ सबसे कम हो गया। ठीक है, बच गया N2 प्लस और N2 माइनस। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखिएगा। N2 प्लस N2 माइनस दोनों में बॉन्ड ऑर्डर सेम आ गया है। तो अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो वैसे केस में हम लोग बॉन्ड लेंथ को कैसे कंपेयर करेंगे? तो वहां एक बात ध्यान रखना है कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो जाए तो वैसे केस में हम लोग बात करेंगे सिर्फ नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का। हम लोग को इससे मतलब नहीं कि बॉन्डिंग कितना है उसमें, हम लोग सिर्फ देखेंगे उसमें एंटी बॉन्डिंग कितना है। जिस केस में एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसका बॉन्ड कमजोर हो जाएगा और जिसका बॉन्ड कमजोर हो गया यानी कि उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात नोट डाउन कर लीजिए कि अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, द बॉन्ड ऑर्डर comes out to be same, equal, then in that case bond strength or bond length will be compared on the basis of number of anti-bonding electrons. The species with higher number of anti-bonding electron will have weaker bond. ठीक है, तो इन दोनों में जिसमें बॉन्ड ऑर्डर सेम है, इन दोनों में आप गौर से देखो एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 माइनस में ज्यादा है। ठीक है, आप गौर से देखिए एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये आखिरी वाले में N2 प्लस में 0 था और N2 माइनस वाले केस में 1 हो गया, यानी कि नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन N2 माइनस में ज्यादा है एज कंपेयर टू N2 प्लस। तो जिसका एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा उसमें बॉन्ड कमजोर होगा और जिसमें बॉन्ड कमजोर होगा उसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा। तो N2 माइनस और N2 प्लस में N2 माइनस का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा एज कंपेयर टू N2 प्लस। ठीक है, तो ये दो पॉइंट लगाना है आपको। सबसे पहले यू हैव टू कंपेयर बॉन्ड ऑर्डर और फिर अगर बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया देन कंपेयर द नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और उससे आप लोग बॉन्ड लेंथ आसानी से कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, अब जो भी हम लोग ऑर्बिटल डायग्राम पढ़े, जो भी हम लोग सीरीज लिखे, कन्वेंशनल तरीका लिखे, वो सारा केस एप्लीकेबल था होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक स्पीशीज के लिए, जैसे जिसमें दोनों एटम सेम है। जैसे यहां भी आप देखिए तो सब होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक स्पीशीज है। ठीक है, लेकिन अगर कहीं बात किया जाए हेट्रोन्यूक्लियर डायटॉमिक स्पीशीज का, जैसे CN माइनस, NO, CO, तो वैसे केसेस में भी जैसे जो भी हेट्रोन्यूक्लियर है, अलग अलग एटम्स है, तो वैसे केस में भी अगर आपको बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए बोला जाएगा तो ऑब्वियसली टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 20 या उससे कम ही होगा और आप सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए। 2 2 2 2 6 6 लगाएंगे, इस तरीके से भरते जाएंगे सारे केसेस के लिए। जैसे मान लो बात करते हैं CN का, CN में कार्बन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 6 और नाइट्रोजन के पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, तो दोनों मिलाकर के इलेक्ट्रॉन्स हो गया 13। तो जैसे ही 13 इलेक्ट्रॉन्स हुआ, यहां देखिए N2 प्लस के पास भी 13 इलेक्ट्रॉन्स था, यानी कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम ये वाला कॉन्फ़िगरेशन निकल के आएगा CN का
और उसका भी बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 2.5। लेकिन अगर हम लोग बात करें Cn माइनस का, तो Cn माइनस में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा 14। तो अगर 14 हो गया तो उसमें हम लोग ये N2 वाला केस अप्लाई करेंगे और बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा 3। तो वैसे ही जैसा भी आपको हेट्रोन्यूक्लियर स्पीशीज मिले वहां भी आप ये वाला सीरीज लगा करके आराम से बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ उसमें एक एक्सेप्शन है, अगर हम लोग बात करें CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड का, या फिर उससे डिराइव हुआ कोई भी आयन का, फॉर एग्जांपल CO प्लस, CO माइनस, CO2 प्लस, कोई भी ऐसा आयन जो कि CO से डिराइव हुआ है, तो वैसे केस में इस सीरीज को नहीं लगाना है। वहां पर एक्सेप्शन होता है, वो एक्सपेरिमेंटल एक्सेप्शन है, और वहां पे आपको अप्लाई करना है ये सीरीज 2288, यानी कि बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग। ध्यान रखना ये वाला सीरीज स्पेशली सिर्फ CO और उससे डिराइव हुआ किसी आयन के लिए है, बाकी सारे हेट्रोलिटिक में भी आप ये वाला सीरीज अप्लाई कर सकते हैं। तो जब आप ये वाला सीरीज लगाएंगे तो CO प्लस का जो निकल के आएगा बॉन्ड ऑर्डर वो क्या रहेगा। अगर आप CO प्लस का इस केस से निकालते बॉन्ड ऑर्डर, तो क्योंकि CO प्लस में 13 इलेक्ट्रॉन्स है तो उस केस में बॉन्ड ऑर्डर निकल करके आता है 2.5। लेकिन जब आप ये वाला सीरीज लगाएंगे 2288, तो वैसे केस में CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर देखो क्या निकल के आएगा 13 इलेक्ट्रॉन्स में 2281 gives 13, और इसमें जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, 8 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 3.5, यानी कि CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 3.5, जबकि आप इससे निकालते तो 2.5 आता। एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया गया कि अब आप CO का जब आप निकालेंगे ना बॉन्ड ऑर्डर, तो CO का निकल के आएगा 3, ये निकाल लेना खुद से, 14 इलेक्ट्रॉन से 3 निकल के आएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि CO का जो बॉन्ड लेंथ होता है उससे छोटा होता है बॉन्ड CO प्लस का। तो बॉन्ड छोटा तब होगा जब उसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर 3 है तो CO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 से ज्यादा, एंड इट कम्स आउट टू बी 3.5। तो ये एक एक्सेप्शन वाला केस है। ऐसे भी आपको पता है कि हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज में जो सेम ऑर्बिटल भी होता है, जैसे 1s 1s, तो उसका भी एनर्जी सेम नहीं होता है, अलग अलग होता है। तो थोड़ा बहुत चांसेस है कि आपका जो बॉन्डिंग एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल है वो ऊपर नीचे हो जाए नॉर्मल सीरीज से, बट फिर भी बाकी ये हम लोग इस मामले में थोड़े फॉर्चुनेट हैं कि कोइंसिडेंटली बाकी सारे हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक स्पीशीज में ये वाला सीरीज काम कर जाता है। अब सोचिए अगर वो सीरीज यहां पे काम नहीं कर रहा होता तो सारे हेट्रोन्यूक्लियर के लिए हम लोगों को नया नया सीरीज पढ़ना पड़ता, वो एक थोड़ा कम्बरसम टास्क हो जाता। लेकिन फॉर्चुनेटली सारे हेट्रोन्यूक्लियर के लिए ये सीरीज काम कर जाता है। सिर्फ एक एक्सेप्शन आप लोगों को याद रखना है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या उससे डिराइव हुआ कोई भी आयन हो तो वैसे केस में ये सीरीज नहीं लगा के हम ये सीरीज लगाएंगे और वहां से कंफर्टेबली उसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर लेंगे। In molecular orbital theory, the bonding electrons are constructive factors that increases bond strength, whereas the anti-bonding electrons are destructive factors that decreases bond strength. जब भी molecular orbital theory के अकॉर्डिंग आप किसी दो स्पीशीज का बॉन्ड स्ट्रेंथ को कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ भी ज्यादा है। लेकिन अगर किसी केस में बॉन्ड ऑर्डर सेम हो गया, जैसे N2 प्लस और N2 माइनस दोनों का बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, लेकिन जब इन दोनों में हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं देन बॉन्ड स्ट्रेंथ डिपेंड्स नॉट ऑन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन but on anti-bonding electron, and the one with higher number of anti-bonding electron will have weaker bond. वैसे ही हम लोगों के लाइफ में the negative impact due to a destructive factor is more than the positive impact due to a constructive factor. So it is more important to stay away from negative things than to stay close to positive things.